Hello everyone, very good morning. We are going to discuss about properties of vector addition. ठीक है, इससे पहले हमने वेक्टर्स की एडिशन को स्टडी किया. ठीक है, अब हमने देखना है ये जो वेक्टर्स की जो एडिशन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये कौन कौन से रूल्स को फॉलो करती है. देखिए, ये जो वेक्टर्स की एडिशन है इट इज ए कम्यूटेटिव. ठीक है, सो वी कैन से वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. सबसे पहली बात देखिए, कम्यूटेटिव का मतलब है इफ यू विल ऐड वेक्टर ए विद वेक्टर बी देन इट कैन बी पॉसिबल दैट वेक्टर बी प्लस ए. Clear? This is called as commutative property, means vector A plus vector B is also equals to vector B plus vector A. Clear? तो इसको हम प्रूव करना चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं. चाहे वेक्टर A को B वेक्टर में ऐड कीजिए, चाहे वेक्टर B को A में ऐड कीजिए, both will be equal to each other. Clear? समझ रहे हो बात को? Secondly, this is commutative property. Secondly, it is called as associative property. Vectors addition is associative. ठीक है, so vectors addition is associative. Associative means हमारे पास वेक्टर गिवन है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं और उसको ऐड करने के बाद भी ऐड थर्ड वेक्टर C, देन इट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C. ठीक है, चाहे हम वेक्टर A और B को ऐड करने के बाद उसमें वेक्टर C ऐड करें या फिर वेक्टर B और C को आपस में ऐड करने के बाद वेक्टर A को ऐड करें, तब भी दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी सिमिलर. सच काइंड ऑफ वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव. ठीक है, एंड द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज दैट इज ये जो वेक्टर्स एडिशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. क्लियर? सो वी कैन से वेक्टर्स addition is distributive in nature. Clear? Distributive means, for example, we are having some constant that is lambda multiplied with vector A plus vector B. तब हम सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे and this lambda will be equally multiplied with vector A as well as with the vector B. Clear? So therefore we can write it as lambda into vector A plus lambda into vector B. This is called as a distributive property. Clear? So वेक्टर एडिशन की थ्री प्रॉपर्टीज हैं. इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, मींस वेक्टर A प्लस वेक्टर B is also equals to vector B plus vector A. Similarly, vector addition is associative, in which we can write vector A plus B plus vector C is equals to vector A plus वेक्टर B प्लस वेक्टर C. क्लियर? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी सिमिलर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड थर्ड वन प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव. इन केस इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई लैम्डा with vector A and vector B, then it is equally multiplied with both the vectors, is lambda into vector A plus lambda into vector B. Clear? So this is called as a distributive property. Clear? So these are the properties of vector addition. Now next we will study about the conditions for the
इक्विलिब्रियम ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे, और यू कैन से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो कब होगा। सो नेक्स्ट इज दैट इज conditions for zero resultant vector, ठीक है। तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होनी है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जीरो रिजल्टेंट वेक्टर भी बोला जा सकता है, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स। सो इट इज जीरो रिजल्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स। देखिए जीरो रिजल्टेंट कब आता है, जब हमारे पास टू वेक्टर्स दिए हो, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, we have given two vectors more than two, clear। तो फर्स्टली हमारे पास हम देखेंगे for two vectors, अगर हमारे पास सिर्फ टू वेक्टर्स हो और उन टू वेक्टर्स का हमने फाइंड आउट करना है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर। तो देखिए दिखती सी बात है, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, अगर हमारे पास टू वेक्टर्स इक्वल हो और अपोजिट हो, तब उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, जीरो, क्लियर। इसलिए हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से दिया है, दिस इज वेक्टर ए एंड हियर इट इज वेक्टर बी, clear। So that vector A is equal to negative of vector B, then we can say this vector A plus vector B is equals to 0, clear। तो इसका मतलब है अगर टू वेक्टर्स हमारे पास गिवन हो तो टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो तब होता है जब वो कैसे हो, इक्वल एंड अपोजिट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल एंड अपोजिट है तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास यहां पर कोई हैवी स्टोन रखा है, एक भारी सा स्टोन है, एक पर्सन उसको इस तरफ को खींच रहा है अप्लाइंग सम फोर्स, और दूसरा पर्सन उसको इस तरफ को खींच रहा है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। अगर दोनों पर्सन उस स्टोन के ऊपर एक बराबर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टोन क्या है, यहां से हिलेगा नहीं, इट विल रिमेन एट इट्स पोजीशन। इट मींस द फोर्स अप्लाइड बाय वन पर्सन इज बैलेंस्ड विद द फोर्स अप्लाइड विद द अदर पर्सन, then we can say that net force is zero, means net force vector is zero। इसी तरह से अगर वेक्टर A और वेक्टर B अगर इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है, जीरो आता है। देखिए क्वेश्चन भी बनता है कि जब हमारे पास टू वेक्टर्स दिए हो तो बताइए उनका जीरो रिजल्टेंट होने के लिए उनके बीच में कितना एंगल बनना चाहिए। तो देखिए है हम एंगल देखते हैं वेक्टर्स की टेल और टेल के बीच में या फिर हेड और हेड के बीच में। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज द एंगल बिटवीन the tails of these two vectors and this is 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ टू वेक्टर्स जीरो रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं अगर उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो। इट मींस टू वेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर the two vectors should be equal and opposite। ठीक है, that is the angle between them
is 180 डिग्री। क्लियर? सो इसलिए टू वेक्टर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हैं या उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तब हम बोलेंगे दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। क्लियर? सो दैट their resultant is 0। क्लियर? तो इस तरह से अगर टू वेक्टर्स हों, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है इफ देयर आर मोर देन टू वेक्टर्स, टू से ज्यादा हो तब क्या होता है? ठीक है, व्हाट हैपेंस? सो फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, टू से ज्यादा हो तब क्या हो जाता है? ये तो सिर्फ टू की बात है, टू इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। इफ मोर देन टू हो तब क्या होना है? ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर मोर देन टू वेक्टर्स? देखिए बेटा, मोर देन टू वेक्टर्स हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा, हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा। ट्राइंगल लॉ में क्या था? वेक्टर ए और वेक्टर बी रेगुलर ऑर्डर में होते थे, तो वेक्टर सी उनका रिजल्टेंट प्रोड्यूस करता था। तो देखिए अब इसके लिए सिचुएशन मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये जो टू से ज्यादा वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 है, फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 बचना चाहिए। इसका मतलब है अगर तीनों के तीनों वेक्टर्स को हम ट्राइंगल की साइड की फॉर्म में लिखें, लेकिन तीनों के तीनों रेगुलर ऑर्डर में, आप समझ गए बात को, तीनों का हेड टेल कॉम्बिनेशन फॉलो करें इस तरह से, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड हियर इट इज वेक्टर सी, और वो भी कैसे? रेगुलर ऑर्डर में। देखिए बेटा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता था वो कैसे आता था? इस तरह से, दैट वाज लाइक दिस वाज वेक्टर आर, दिस वाज वेक्टर ए एंड दिस वाज वेक्टर बी। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होता था? वेक्टर आर। क्लियर? इसका मतलब है वेक्टर ए और बी को जब ऐड किया तो रिजल्टेंट मिला वेक्टर आर। अगर जो थर्ड वेक्टर है वो इस वेक्टर आर के इक्वल और अपोजिट हो जाए तो तीनों ही वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब वेक्टर सी किसके इक्वल है? वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, वेक्टर सी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर आर। Clear? It means it is C vector equals to negative of vector R means it is vector A plus vector B. तो तीनों को जब हम देखेंगे then it will come out to be vector C plus vector A plus vector B equals to 0. यानी कि वेक्टर्स को इक्विलिब्रियम होने के लिए उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसलिए अगर 3 के 3 वेक्टर्स को हम रेगुलर ऑर्डर में रखें ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में, तो तीनों के तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाना है? 0 हो जाना है। इसलिए अगर वेक्टर्स 2 से ज्यादा हो मींस 3 हो तो हमें 0 रिजल्टेंट वेक्टर कब मिलता है? हमें 0 रिजल्टेंट वेक्टर तब मिलता है अगर 3 के 3 वेक्टर्स जो हैं वो रेगुलर ऑर्डर में रखे जाएं एक ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में। तो इसलिए हम बोलेंगे फॉर 3 वेक्टर्स they should be, for 3 vectors they should be in regular order, they should be in regular order as the sides of triangle। ठीक है, रेगुलर ऑर्डर में होने चाहिए एज द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है? 0। क्यों आता है? बिकॉज ये जो 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ थर्ड वेक्टर सी। तो इसलिए जब हमने वेक्टर सी इक्वल एंड अपोजिट मींस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर,
आर की वैल्यू आपको पता है वेक्टर ए प्लस बी होती है। जब हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। इट मींस तीनों के तीनों वेक्टर्स को जब हम रेगुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसलिए इनको बोला जाएगा ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? देखिए यही थ्री वेक्टर्स अगर पैरेललोग्राम में होते, इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में भी हमारे पास थ्री वेक्टर्स दिए हों, फॉर एग्जांपल थ्री वेक्टर्स, तो हम पैरेललोग्राम की फॉर्म में भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता था बेटा, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, हमारे पास टू वेक्टर्स दिए थे which are represented as adjacent sides of the parallelogram। ठीक है, तो अगर हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं then what happens, this diagonal of the parallelogram it represents the resultant। क्लियर? वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस करता है। तो ये बोल रहा है अगर थ्री वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में करने हो तो क्या होना चाहिए, तो हमें थर्ड एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो किसके इक्वल एंड अपोजिट हो, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट। इट मींस वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है कौन, वेक्टर आर, और वेक्टर आर के बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट कौन है, वेक्टर सी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इन केस ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास थ्री वेक्टर्स होने चाहिए इस तरह से, ये वेक्टर ए बी एंड दिस इज वेक्टर सी। क्लियर? सो ए बी सी, देखिए ए बी सी तीनों के तीनों वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में होंगे अगर वेक्टर सी बिल्कुल इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल और अपोजिट होगा। तो इन केस ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स दे आर इन इक्विलिब्रियम, जैसे हमने यहां किया बिल्कुल सेम। ट्राइंगल के केस में रेगुलर ऑर्डर में होने चाहिए, पैरेललोग्राम के केस में जो थर्ड वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसके बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। क्लियर? तो इसलिए हो गया हमारे पास जो वेक्टर्स कितने हो, 3 हो। अब 3 से ज्यादा हो, 4 5 6 7 ज्यादा वेक्टर्स होंगे तब हम यूज करेंगे किसका, फिर पॉलीगन का। मोर देन 3 वेक्टर्स, 3 से ज्यादा हो तो हम पॉलीगन की साइड्स की फॉर्म में रखेंगे, और वो भी कैसे, रेगुलर ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ वी आर हैविंग मोर देन 3 वेक्टर्स देन वी मेक यूज ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं फॉर मोर देन 3 वेक्टर्स, ठीक है, they should be represented as, they should be represented as the sides of polygon, as the sides of polygon in regular order। तो पॉलीगन की साइड्स की फॉर्म में रखेंगे और वो भी कैसे, रेगुलर ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन में क्या होता था, जिन वेक्टर्स को ऐड करते थे उनको रेगुलर ऑर्डर में रखते थे और जो क्लोजिंग साइड थी वो उन सब का रिजल्टेंट पैदा करती थी। समझ गए बात को? लेकिन अभी हमारे पास सारे के सारे वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, सारे के सारे रेगुलर ऑर्डर में ही रखे जाएंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग साइड है उसने रिजल्टेंट देना था। तो अभी कोई एक वेक्टर ऐसा है जो क्लोजिंग साइड से अपोजिट जाएगा, मींस रेगुलर ऑर्डर में आ जाएगा। इस तरह से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, हियर इट इज वेक्टर डी। क्लियर? अब इन ए बी सी डी का रिजल्टेंट होता था पॉलीगन लॉ में दिस क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर।
क्लियर। लेकिन अब की बार हमारे पास एक और वेक्टर है, वेक्टर ई। तो ये सारे के सारे ए बी सी डी ई सबके सब इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, सबका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। इसका मतलब वेक्टर ई कैसा होना चाहिए, अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी डी। समझ गए ना बात को। दिस वेक्टर ई is equal and opposite to that of the resultant of all these 4 vectors. It means vector E is equals to negative of vector R, and R की वैल्यू आपको पता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। तो इन सबको जब हम इस तरफ को लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इक्वल्स टू 0। ठीक है। बोलने का मतलब जितने भी हमने लॉज पढ़े उनमें जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहे थे, ठीक है, उन सभी रिजल्टेंट वेक्टर्स के अपोजिट हमने वेक्टर एक रिप्रेजेंट कर दिया है, और उस वेक्टर ने बाकियों से मिलकर रिजल्टेंट टोटल कितना कर दिया, 0। ठीक है। तो ये था आपके पास द कंडीशंस फॉर 0 रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। तो आज हमने स्टडी किया अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या रही, जिनमें हमने देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। देन आफ्टर इट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने 2 वेक्टर्स को ऐड कर दिया, उनको ऐड करने के बाद थर्ड वेक्टर ऐड किया, मींस वेक्टर ए प्लस बी दोनों ऐड कर दिए। इनको ऐड करने के बाद इनमें एक और वेक्टर ऐड कर दिया, वेक्टर सी। देन इट इज आल्सो इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस, अब हम बी और सी को पहले ऐड कर देंगे, उसमें बाद में फिर वेक्टर ए को ऐड करेंगे, मींस ए प्लस बी प्लस सी, या फिर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम वेक्टर्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वली मल्टीप्लाइड विद द गिवन क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट दैट वाज कंडीशंस फॉर 0 रिजल्टेंट वेक्टर मींस इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हो, 2 वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में तब होते हैं व्हेन दे आर इक्वल एंड अपोजिट, means vector A is equals to negative of vector B, then vector A plus B is equal to 0, means 2 vectors अगर इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। अगर 3 वेक्टर्स हो तो तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं they are represented as the sides of the triangle in regular order। रेगुलर ऑर्डर, तीनों की तीनों साइड्स ही रेगुलर ऑर्डर में रखी जाती हैं, तो तीनों के तीनों वेक्टर्स का इक्विलिब्रियम में आएंगे, उनका रिजल्टेंट कितना होगा, 0। इसी तरह से अगर पैरेललोग्राम लॉ का यूज करना है तो 3 के 3 वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी लाइक दिस, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। दिस वेक्टर सी मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू दिस वेक्टर आर। आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो 1 2 3 ये 3 वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर। अगर हमारे पास 3 से ज्यादा हो, 4 5 6 7, तो जितने भी वेक्टर्स होंगे दे ऑल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज द साइड्स ऑफ पॉलीगन इन रेगुलर ऑर्डर। सबका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशंस फॉर अ 0 रिजल्टेंट वेक्टर। सो टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय।